सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूँ गौहर इरशाद। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की आज दो अहम आवाज़ें गूंजी हैं। इनमें एक आवाज़ असद कैसर की थी और जिन्होंने 9 मई का जिम्मेदार मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब को ठहराते हुए 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का एक वाज़ेह तौर पर मुतालबा दोहरा दिया है। जबकि दूसरी आवाज़ की अगर बात की जाए तो दूसरी आवाज़ ही बहुत ही अहम और हैरान कुन और सरप्राइजिंग थी और वो मौलाना फजलुर रहमान की यकीनी तौर पर थी, जिनके ऐवान में अचानक एंट्री ने सबको हैरान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान से अपने पहले खिताब में कहा कि असद कैसर के मुतालबे की भरपूर हिमायत करता हूँ। जल्द से करना पीटीआई का आईनी और कानूनी हक है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि हम अहम 2 मई और इस वक्त कहा जा रहा है कि कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान करते हैं। रास्ता न रोका जाए, अगर रास्ता रोका गया तो अपने लिए मुसीबत की दावत देंगे। अब एक जानिब मौलाना ने असम्बली का बायकॉट ख़त्म करते हुए असम्बली में हाजिरी लगा दी है, तो दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई को फिर से असम्बलियों से इस्तीफे देने का मशवरा कह दिया है और पीटीआई की क़यादत को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का कह दिया है और सड़कों पर आने पर गौर करने का कहा गया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर नाज़रीन सवालात बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। इस वक्त हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। नज़ीर लखारी हमारे साथ मौजूद है, साथ एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसी के साथ डॉक्टर दानिश हमारे साथ मौजूद हैं और शहजादा जुल्फ़िकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त आज ऐवान में गैर मामूली सूरत हाल देखी गई, जिस तरह से ऐवान में अचानक मौलाना फजलुर रहमान की एंट्री हुई वो, और फिर असद कैसर की जिस तरह से उन्होंने तायद की है, ये यकीनी तौर पे जो कुछ उन्होंने बातें की हैं को वो कोई चश्मकुशा इंकशाफात तो नहीं है, लेकिन और तलब बातें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत की बात की, मौजूदा हुकूमत की बात की, साथ साथ मिलियन मार्च का ऐलान किया और कहा कि मिलियन मार्च में हमें रोका ना जाए। देखें गौर, सियासी मंजरनामा डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तजिया भी मेरा ख्याल है किया जा सकता है। देखें, जहाँ तक असद कैसर साहब का सवाल है, वो तो डे 1 से वो उनकी पार्टी मुतालबा कर रही है, फॉर्म 47 की हुकूमत कह रही है, प्लस जुडिशल बनाने की वो बात कर रहे हैं सारे कि जी इसका तहकीक के लिए बनाया जाए एक बड़े फोरम पे कि जी ये 9 मई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो उनकी अपनी बातें। अब रह गया सवाल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो आज बातें की हुई हैं उन्होंने। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब गौर सियासी अमल से बाहर हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत दिनों से हैं, और ये आप देखें कि पाकिस्तान की जो उनकी सियासी ज़िंदगी है में शायद पहली मरतबा इतने लंबे अरसे के लिए वो सियासी अमल से बाहर हैं। अब जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, केपी में हारे वो पीटीआई से पशीन से जाके वो जीते हैं। अब असद कैसर हों, पीटीआई के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ इतनी बातें की, बात बनी नहीं है इकट्ठे चलने की। अब उन्होंने ये बात कह दी कि जी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को मैं कहता हूँ कि जी ये पीटीआई को हुकूमत दे दें और बाहर आ जाएँ। साथ वो ये भी कहते हैं गौर के ये 2018 का इलेक्शन भी जो है ना वो भी धांधली ज़्यादा था और 2024 का भी है। वो पीटीआई को भी रगड़ा लगा रहे हैं कि भी तुम भी जाली तरीके से आए थे, ये भी जाली तरीके से आए। अब सवाल इस वक्त यह है कि जो इस वक्त मौलाना साहब की महरूमी है उस पर ना तो नवाज शरीफ साहब उनका साथ दे रहे हैं, ना ही जरदारी साहब साथ दे रहे हैं, ना ही इस वक्त नज़रा उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। लिहाजा आप देख ले वो मौलाना फजलुर रहमान जो हमेशा जिन्होंने सियासत में हर आने वाले हुकूमत के साथ वो बैठे रहे हैं, ये एक लंबा अरसा हो गया। अभी सवाए लगाई साहब ज़्यादा जानते हैं कि 83 की जो MRD की मूवमेंट थी, वहाँ उनका एक खासा लंबा एक स्ट्रगल थी, जेल में भी गए थे, उसके बाद से मज़े कर रहे हैं। अभी 13-14 साल इस्लामाबाद में उन्होंने क्या कहते हैं ये जो है यहाँ पे हमारे वज़ारा रहते हैं, वहाँ पे उस जगह पे उनको मुसलसल एक बड़ा घर मिला हुआ था, वज़ीर यहाँ वज़ीर रहते हैं मिनिस्टर कॉलोनी में, मिनिस्टर एनक्लेव में, और वो देखे एंजॉय कर रहे थे फेडरल मिनिस्टर का अहदा। बहुत सारे वक्तों में कश्मीर कमेटी के वो सरबराह रहे, चेयरमैन रहे, लिहाजा उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब फैसिलिटेट कर देते थे, या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी वो अपना जरदारी साहब, या फिर हम देखते थे दोनों नहीं कर रहे तो मौलाना साहब को जो है ना मुख्तरा
हमारी इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट करती थी। इस स्टेज पे उनके पास कुछ नहीं। लेकिन अगर मौलाना ने अपना कोई वजन डालना होता तो अब चकज़ई साहब देख लें, उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया था। लिहाजा वो अगर कोई समझता है कि ये पीटीआई को सपोर्ट करें तो पीटीआई को नहीं, वो सिग्नलिंग, मैसेजिंग, पोस्चरिंग किसी और के लिए कर रहे हैं कि देखिए अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं ये कर दूंगा। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी, 2018 के बाद इलेक्शन में जब पीटीआई जीत के आई थी, 2019 में उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था, 40-50 हज़ार लोग लेके आए थे, खासी मुसीबत बना दी। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी इस बात से कोई बहुत बड़ा अपीपल हो जाएगा। हाँ, ये टाइम उन्होंने दिया है 2 मई का और 9 मई का कि इस दौरान मेरे साथ डील कर लें, बात कर लें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो रीच आउट हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि उनकी कोई बाकी सियासी जमातों के साथ बड़ी गाड़ी छन्नी होगी, वो मुझे नज़र नहीं आती। जी, वो नज़र नहीं आती। लेकिन डॉक्टर दानिश, आप समझते हैं कि मौलाना क्या एक पैगाम देना चाहते हैं जिस तरह से आज उनकी ऐवान में एंट्री हुई है? साथ साथ स्पेसिफिकली उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे और जिनका हक है हुकूमत करने का उनको करने दिया जाए, इसकी क्या हैसियत है? देखिए, मौलाना फजल रहमान एक बड़े ज़ीरक, आज के दौर में अगर कोई सही तौर पर सियासी ज़ीरक, समझदार सियासतदान हैं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। उनकी जद्दोजहद बहुत लंबी है, मैं यहाँ पे बड़ी तफसील में जाना नहीं चाहता। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में स्ट्रीट पावर अगर किसी के पास है, पार्लियामेंट में ये ताकत हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत और करप्ट इंतखाबी निज़ाम और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसकी बुनियाद पर ये स्ट्रीट पावर तो रखते हैं, जिसमें टीएलपी भी है, जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, लेकिन इनको कभी पार्लियामेंट में अक्सरियत आने नहीं दिया गया। और ये बात सबको पता है कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं कि पाकिस्तान में दीनी सियासी जमातों को, हालांकि उनको अवामी पजीराई हासिल है। देखिए, ये तीनों जमात ऐसी है जो बड़ी स्ट्रीट पावर्स रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पिछले दिनों जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने मूव किया था अपना एहतजाज, और वो एहतजाज पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने अकेले किया। आइन मौके पे वादा करके पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने उनको धोखा दे दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे, उनके मौक़िफ़ पे पीपल्स पार्टी ने उनके साथ दगा किया। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ वो खड़े रहे, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी उनको दगा दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट में तो कोई मजबूत उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन स्ट्रीट उनके पास ताकत ऐसी है कि वो जब चाहेंगे इस मौजूदा हुकूमत को मसाइल पैदा कर सकते हैं अपने तहरीक से, और जो कि वो ऐलान भी कर चुके हैं कि बलूचिस्तान से इस तहरीक को लाना चाहते हैं। बाकी जो उन्होंने कहा है कि जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ये स्टेटमेंट कि जनाब, जैसे असद कैसर ने कहा कि जुडिशियल का आपके कमेटी बना दिया जाए, क्योंकि 9 मई के हवाले से इसमें कोई, मैं भी ये समझता हूँ कि 9 मई में 2 चीज़ें सामने। एक तो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तंजीम ने जिस तरह की दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसी दहशतगर्दी नज़र नहीं आती है जो उन्होंने फौजी इलाके और फौज के उन हीरोज़ को, जो पाकिस्तान के हीरोज़ थे, उनके साथ किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आज तक दुनिया में हमने नहीं देखा कि रियासत और हुकूमत ने चंद सौ मॉब को कंट्रोल नहीं किया और उनको जाने दिया। और ऐसा लगता है कि बुरी तरीके से पंजाब की वो निगरान हुकूमत, इंतज़ामिया जो है वो फेल हुई। अब यहाँ पर 2 राय, क्या आया वो फेल हुई है या जानबूझकर जो है उन्होंने ऐसा मौका दिया कि ये इवेंट हुआ, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हमने देखा था कि टीएलपी की जब जद्दोजहद शुरू हुई थी और वो एग्रीमेंट हुआ था, जब उन्होंने मूव किया था उसमें 67 लाशें गिरा दी थी रियासत और हुकूमत ने। और माजी में भी हमने देखा है कि हुकूमत और रियासत से ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन आखिर क्या बात थी कि 9 मई के केस में जो है वो चंद हजार नहीं, चंद 100 मॉब जो है वो घुस जाते हैं और उस वक्त की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर फेल नजर आती है। तो ये मुतालबा मौलाना फजल रहमान साहब का दोनों सही है कि अक्सरियत जो जीती है वो, उसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत और रियासत से यकीनी तौर पे इसमें कोई 2 राय नहीं है कि कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन लाड़ी साहब, साथ साथ आप इत्तेफाक करते हैं, इसमें तो खैर है ना कि मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर तो मौजूद है,
लेकिन आज जो कुछ हुआ है ऐवान में, उस पर क्या सियासी माहौल में मजीद आने वाले दिनों में हलचल हो रही है? और जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद इस वक्त पीटीआई के बानी से या पीटीआई से जो कह रही है कि जी आप असम्बलियों से बाहर आ जाएं एक बार फिर, इस मामले को किस तरह देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ? मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो अच्छी बातें की गई हैं जनाब डॉक्टर साहब की तरफ से और हमारे मोहतरम जनाब एहतशाम साहब की तरफ से, दोनों से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मौलाना साहब से मेरी शनासाई बहुत देरीना है। जब मौलाना मुफ्ती महमूद का इंतकाल हुआ और मौलाना ने उनकी जगह पार्टी की क़यादत संभाली और मौलाना के सामने बड़े बड़े और कदावर लोग जो है मुखालिफ सफ़ों मौजूद थे। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती उनके ख़िलाफ़ थे, बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी तो पहले ही उनके वालिद के साथ ही उनको छोड़ चुके थे, मौलाना अब्दुल हक भी छोड़ चुके थे। फिर मौलाना समीउल हक ने जाकर इनके ख़िलाफ़ खड़े होकर महाद बनाया था, एक और समीउल हक नाम के साथ जो है एक और ग्रुप भी बनाया था। तो मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में आना, इसको न तो पीटीआई की फतह समझा जाए, ना अपोजिशन की फतह समझा जाए, इसको हुकूमत की फतह समझा जाए कि जनाब वो ऐवान में आए हैं और ऐवान में आए हैं और अपोजिशन क्या की पोजीशन उन्होंने संभाली है और अपोजिशन के तौर पर बात की है। एक ऐसी अपोजिशन के जो बहुत ज़ीरक है, मंतकी है और समझने वाली है। और मौलाना साहब के बारे में ये भी प्रेडिक्ट करना कि जनाब वो एक ख़ास लाइन अख्तियार करके उसी पर चल पड़ेंगे, ये भी जो बातें की हैं जनाब एहतशाम साहब ने, मैं उनको एग्री करता हूँ। वो बहुत अपने आप को बहुत सेफ रखते हैं और अपने मफादात का पूरे तौर पर ख्याल करते हैं कि कहाँ से उन्हें कौन कौन सी चीज़ हासिल करनी है और कौन सी चीज़ जो है उससे अपने आप को बचाना है, उनको अच्छी तरह से मालूम है जी। मौलाना साहब जो हैं वो उनके आने का तो बहरहाल एक अच्छी बात है और इसका मतलब ये है कि अगर अब स्पेस छोड़ने के लिए पीटीआई 2022 के बाद दूसरी बड़ी खुदकुशी करने का इरादा रखती है कि ऐवान से बाहर चली जाए और कहे कि जिन्हें हम इस्तीफे दे रहे हैं या हम ऐवान से बाहर जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो इररिलेवेंट हो जाएंगे पूरी पॉलिटिकल अमल में। उनका कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। वो अभी तक उस सारी की सारी गलतियों का अभी तक अजाला नहीं कर सकें, अपनी ही गलतियों का, कि जब असम्बलियों से चले गए थे और कहा था कि मेरे इज्तिमाई इस्तीफे दे रहे हैं, और उसके बाद जो दो अपनी हुकूमतें तोड़ी थी वो भी तारीख़ी ब्लंडर थे, वो गलतियाँ नहीं थी, ब्लंडर थे। और वो ब्लंडर करने के बाद जो है अब तक अपने उस स्पेस के लिए भी परेशान हैं। दूसरी बात यह कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो ताकत के दीगर मराकज़ के साथ ख़राब हो गए हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ताल्लुकात ठीक हो जाएं। बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, हमें अंदाज़ा भी है, हमें उसकी हवाएं भी आती रहती हैं और बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। और वो जो है बाकायदा वो जो चेरी ब्लॉसम दूसरों को कहते थे वो उनने अपने हाथ में ले लिए और अपने लोगों में बांट दिए हैं। चेरी ब्लॉसम भी जाओ, जिसका जितना बस चले वो जाकर चमकाएं और हमारे लिए रास्ता बनाएं, ये भी हो रहा है। अब देखते हैं कि इसको कितनी फतूहात हासिल होती है। सही है, आने वाले वक्त में वाज़ेह होगा। लेकिन शहज़ादा जुल्फ़िकार से बड़ी अहम बात की है लग़ारी साहब ने कि जो इस तरह से ऐवान में आज मौलाना फजलुर रहमान ने बात की है, आप समझते हैं वाकई कि इसका जो फ़ायदा है वो मौजूदा हुकूमत को होने वाला है, जबकि हम जानते हैं कि वो अपोजिशन में है, मिलियन मार्च का ऐलान कर चुके हैं, कह चुके हैं कि हमें मुदाखलत हमारे आगे ना आया जाए, मुदाखलत ना की जाए। इस पर क्या कहिएगा? साथ साथ अगर पीटीआई असम्बलियों से एक बार फिर बाहर आ जाती है जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कह रही है, तो क्या उनके लिए वाकई इस बार अच्छा होने वाला है कुछ? मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है मौलाना साहब का ये टाइम बातें जो उन्होंने की वो पहले भी कहते रहे हैं, तो नई बात नहीं है। वो एक गाना है, अगर उसको आप देख लें, मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग। तो बात ये है कि मोहब्बतें उनकी चलती रही, वहाँ से शायद मोहब्बतें उनको नहीं मिलती। सारी बातें सही हैं, उनके पास स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर तो टीएलपी के पास भी है, सबसे ज़्यादा लेथल वो है। और टीएलपी ने जो कुछ किया वो उससे ज़्यादा जो है वो देखें, हम बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर दूसरी पार्टी हमेशा से रही है जेयूआई के पॉकेट्स में आप चले जाएं, मौलाना साहब को कुछ अंदरूनी जो चीज़ें उसकी भी तवज्जो देनी चाहिए। क्यों ऐसा हो गया? तला महमूद साहब क्यों
चले गए, 24 साल 20 साल उन्होंने उनके साथ गुजारे। अहमद खान इस वक्त एक बहुत बड़े ठेकेदार है पंजाब में। ये उन्होंने आपका ये बस की जो आपकी वो सर्विस है मेट्रो और जो ट्रेन जो है ऑरेंज लाइन, ये उन्होंने बनाया है बहुत बड़े। उन अपने जो अभी उन पे हमला हुआ था हाफिज अब्दुल्ला पे, उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया, टिकट दिया उनको दिया अहमद खान साहब को। अहमद खान साहब वो बंदे मशहूर है कि जब वो बाप में थे उन्होंने 45 लाख रुपए 45 करोड़ रुपए खर्च करके जो है वो इलेक्ट। तो अब बलूचिस्तान में अंदरूनी जो उनके सीनियर लीडर हैं उनसे बैठे बात करते हैं कि अब ये ठेकेदारों की पार्टी बन गई है, तो ठेकेदार इसमें आ गए। मौलाना साहब को पता था कि शायद मेरे साथ जीआई खान में क्या होगा, इसलिए उन्होंने पेशी से सीट और उनकी कन्फर्म सीट थी। तो मौलाना साहब को अंदरूनी उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा वक्त है, हालात हैं, उनको इंतज़ार करना चाहिए। मौलाना साहब के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है कि उन्होंने बड़ा को इंतज़ार किया। कुछ अरसे से उन्होंने जब हेल्प किया था तो उन्होंने मीडिया के सामने कही थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट की वो है, नुमाइंदे बैठे हुए, ये ऐवान ने एस्टेब्लिशमेंट की है। मौलाना साहब को आज पता है एस्टेब्लिशमेंट की जब हवा चल रही थी उनकी तरफ, उस वक्त उनको क्यों नहीं पता? आज पीटीआई की और उनको किस तरह वो अलकाबात देते थे इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब के अलकाबात उनको भी इस्तेमाल करते थे। आज उनको सब कुछ नजर सही जा रहा है और वो कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी साहब और बिलावल साहब आ जाए जरा। सही, लेकिन अभी फिल वक्त एक ब्रेक की जानिब जाते हैं और इसके बाद जब वापस आएंगे तो इससे बात भी होगी, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास आज ज़ेर बहस रहा, जो कि जिस पे हम गुफ्तगू भी कर रहे थे। और शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप क्विकली ऐड कीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं। उनको पता है कि मैंने अपने कार्ड किस तरह खेलने हैं, और जब तक हवा का झोंका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनकी तरफ था और वो उनके फेवरेट थे, तो उस वक्त तक तो सब ठीक था। और जो अलकाबात ये इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों को वो देते थे और वो इनको देते थे, तो उस वक्त तक तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। आज उनको पीटीआई की पॉपुलरिटी भी नज़र आ गई है 2018 की। वो खुद कहते हैं कि 2018 का जो इलेक्शन हुए थे वो धांधली थी। तो आज जो कुछ है, आज सबसे ज़्यादा सीटें तो उन्होंने ली हुई हैं, और मुझे नहीं समझ आता किस बुनियाद पर ज़्यादा सीटें ली हुई हैं इन्होंने, पीटीआई ने। या तो वो किसी को मिला ले, पीपल्स पार्टी को मिला ले, साथ किसी और को मिला के हुकूमत बना ले, हुकूमत गिरा दे, तब भी ठीक है। तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ मेरा रास्ता ना रोकें, वरना इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में एहतशाम साहब से मैं बिल्कुल वो इत्तेफाक करता हूँ, कुछ ना कुछ शायद मामला तय हो जाए, कुछ ना कुछ मामला तय हो जाए। लेकिन ये खुशाइन है कि एक बात हुई है और आगे देखते हैं अब उस पर क्या होता है। लेकिन हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक अहम डेवलपमेंट हुई है जिस पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकरीर ने वैसे तो कई सवालात जन्म दिए हैं जिस पर हमने गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात की, लेकिन सबसे अहम नुक्ता ये है कि डिप्टी वज़ीर आज़म की आईनी हैसियत क्या है। कहा जा रहा है कि 18वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काबीना की तशरीह के बाद मामला अदालतों में चैलेंज हो सकता है। दूसरी जानिब आईनी माहरीन का इस हवाले से कहना है कि रूल्स में तरमीम करके भी आइन मौजूद ना होने वाली गुंजाइश को नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आज़म को साबित करना होगा कि ये इख्तियार इन्हें किसने दिया है। इस हवाले से जवाब भी पेश किया जाना चाहिए। और इसहाक़ डार से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही भी वज़ीर आज़म के नायब मुकर्रर रह चुके हैं। इनकी तकरीर 18वीं आईनी तरमीम से कबल हुई थी, लेकिन काबीना में अब डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं है। तो इस तमाम सूरत-हाल पर नाज़रीन अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि तमाम सूरत-हाल को कैसा देखते हैं, क्या ये मामला वाकई अदालतों में चैलेंज हो सकता है या नहीं। लेकिन डॉक्टर दानिश, आप समझते हैं ये जो बातें हो रही हैं, सवालात खड़े हो गए हैं, अदालत में मामला चैलेंज होना चाहिए और डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा ही मौजूद नहीं है, जबकि हम ये सब जानते हैं कि
इस वक्त माजी में भी इसकी मिसाल मौजूद है, इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। ठीक है, अरे देखिए, पहली बात तो ये एक जुमला कहता हुआ चलूँ कि देखिए, सियासत में कोई चीज़ जोर पे आखिर नहीं होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN के बारे में, और PMLN ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, MCOM ने इनके बारे में, और इन्होंने इनके बारे में, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एक दूसरे के कुछ कहा है, सबके सामने। अगर मौलाना और PTI के दरमियान इख्तिलाफ की बात हो गई तो कौन सी बड़ी क़यामत हो गई। सियासी जमातों में कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं, और आज के दोस्त कल के दुश्मन होते हैं। अब आता हूँ मैं आपके कि ये जो इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया है, इसके ऊपर अहम तरीन कानूनी पॉइंट सामने रख देता हूँ, और वो पॉइंट्स और जजमेंट भी है। तो देखिए, अगर इसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि आइन का आर्टिकल 90 जो फेडरल गवर्नमेंट बताता है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है। फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म प्लस काबीना होता है, और उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहीं जिक्र नहीं है। दूसरा 91 है, जिसमें सदर को अप्रोच करने के लिए काबीना एडवाइस, तो काबीना भी इसमें डिस्क्राइब है। लेकिन हाल को सबसे जो कन्फ्यूजन थी उसको मुस्तफ़ा एपेक्स का एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये डिफाइन कर दिया गया था कि वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात किसी और को नहीं दे सकते। हाँ, आइन का जो 1973 बिजनेस का रूल्स 3 है, उसके तहत वज़ीर आज़म को ये पूरा इख्तियार हासिल है कि वज़ीर आज़म जो है वो किसी भी वज़ीर को एक से ज़्यादा जो है वो पोर्टफोलियो दे सकते हैं, लेकिन अपने इख्तियारात देने का उनके पास कोई ऐसा आइन ने रास्ता बंद कर दिया। बाकी किसी भी तरमीम से ये मसला हल इसलिए नहीं हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको डेफर करता है, और जिसकी जस्टिफिकेशन मैंने कहा मुस्तफ़ा इम्पैक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है। अब रही बात कि इसहाक डार साहब भी बड़े ज़ीरक इंतज़ामी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और मुल्की सियासत में एक अहम आदमी है, PMLN के एक अहम आदमी है। माजी में भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, जिसका जिक्र आपने कर दिया बेगम नुसरत भुट्टो को। खुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 1971 में थे, वो 1989 में थी, उसके बाद 2012 में आए। देखिए, इनके नोटिफिकेशन और ज़रा पढ़ने की बात है कि इनके नोटिफिकेशन में और परवेज़ इलाही के नोटिफिकेशन में ज़रा सा फ़र्क है। नोटिफिकेशन जो परवेज़ इलाही का था 212 का, जो कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने निकाला था एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया था कि आपका जो इख्तियार है वज़ीर आज़म का, वो आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर वज़ीर आज़म को कोई रोकता नहीं है कि वो कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देखिए सीनियर वज़ीर का भी कोई ओहदा नहीं होता है, कोई कहीं पे राइट नहीं है, लेकिन सीनियर वज़ीर डिक्लेयर किए जाते हैं। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने, कैबिनेट ने इसको कर दिया, तो इसमें अदालत में जाने की क्या ज़रूरत है भाई, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत है। एक और बहुत अहम बात आपके तवस्सुक से कहना चाहता हूँ, और वो पार्लियामेंट को सुनना चाहिए। 40 साल से ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर अगर बीमार पड़ जाएं, इंतकाल कर जाएं, या ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएं, या मुल्क से बाहर चले जाएं, तो बताइए उनके अगेंस्ट कौन सा शख्स है जो चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को ऑपरेट करेगा? कोई नहीं है। आइन में इसमें जो है वो खामोशी है। हाँ, सदर अगर मुल्क से बाहर चला जाए, वो उसके ऊपर कोई मसला हो जाए, तो चेयरमैन सेनेट सदर बन जाता है, चेयरमैन सेनेट चला जाए तो स्पीकर चला जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर, इनको चाहिए पार्लियामेंटेरियन को कि वो 40 साल में वज़ीर आज़म का नाम मुकर्रर नहीं करते। 12 मुमालिक ऐसे हैं दुनिया में जो आईनी तौर पर, कानूनी पर ओहदे प्राइम मिनिस्टर के रखते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, स्पेन भी है, आपका पड़ोसी भारत भी है, इसके अलावा नेपाल। बिल्कुल मिसाल मौजूद है यकीनी तौर पर डॉक्टर दानिश, लेकिन लागारी साहब आप समझते इत्तेफाक करेंगे, एक तो जिस तरह से बड़ी जामे अंदाज में डॉक्टर दानिश ने इस पर बात की है, लेकिन एक अहम सवालात तो अब भी खड़े हैं ना कि क्यों आखिर डार साहब को लाया जा रहा है? क्या डार साहब से बाकी कोई ऐसे काम करवाने, या वज़ीर आज़म को अब अपना ओहदा संभालने के लिए भी डार साहब की ज़रूरत पड़ गई है डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर? देखें, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ओहदा नहीं है। एक वज़ीर आज़म का ऐसा मनसब है, यानी अगर सदर मुल्क से चले जाते हैं तो उनकी जगह चेयरमैन सेनेटर जाएंगे, और उसके बाद अगर कोई भी और मनसब, अगर गवर्नर चले जाएंगे तो स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली आ जाएंगे। लेकिन ये मनसब जो है वज़ीर आज़म का, इसकी जगह पर न तो कोई कायम मकाम होता है। वज़ीर आज़म मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी में हिस्से में हो,
कायम मकाम उनकी जगह पर कोई नहीं बन सकता है, ना उनका कोई नायब बन सकता है, ना नायब वज़ीर आज़म बन सकता है, ये आइन में गुंजाइश नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बने थे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, तो उस वक्त वज़ीर आज़म नूरुल अमीन बने थे और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा भुट्टो साहब बने थे, लेकिन भुट्टो साहब ने उसके ओहदे का हल्फ नहीं उठाया था और अभी तक इन्होंने भी, इसहाक डार साहब ने भी नायब वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ नहीं उठाया, हालांकि इसकी गुंजाइश ही नहीं है इनके अंदर। अच्छा, भुट्टो साहब ने हल्फ ना वज़ीर ख़ारजा का उठाया था और ना ही नायब वज़ीर आज़म का, बरह रास्त वो न्यूयॉर्क चले गए थे क्योंकि बहुत एमरजेंसी थी। उसने 3 तारीख को इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान का हमला कर दिया था और 5 तारीख को याहिया खान ने वज़ीर आज़म नूरुल अमीन को नामज़द किया, भुट्टो साहब को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा नामज़द किया था। बेगम नुसरत भुट्टो कभी भी नायब वज़ीर आज़म नहीं रही हैं, कभी भी नहीं रही। वो सीनियर वज़ीर बनाई गई थी, जबकि सीनियर वज़ीर का, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सीनियर वज़ीर का भी कोई ओहदा आइन के अंदर नहीं है। इसी तरह से इनको चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था जो खिलाफ आइन था, आइन के तहत नहीं था और आइन के बिल्कुल आइन में कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं है कि नायब वज़ीर आज़म किसी को बनाया जाए, इस तरह का कोई ओहदा नहीं है और ना हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव स्टेट का जो भी है, जहाँ भी रहेगा वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, कोई और चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। हाँ, अगर हादसा हो जाता है तो फिर फौरी तौर पर कौमी असम्बली बुलाकर कोई भी वाक़या हो जाए, बीमार पड़ने से तो कोई तब भी ओहदा खाली नहीं होता है। खुदा ना खास्ता अगर वज़ीर आज़म का इंतकाल हो जाता है तो, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देते हैं तो, अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पास होती है तो फिर नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, कोई नायब नहीं होगा, कोई उसकी जगह कोई नायब की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, देखिए कानूनी पहलू पर तो बात हो गई और उस पर, लेकिन अगर उसकी सियासी उस पर आप बात करें तो मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और शायद इसमें कोई ज़्यादा ही आप देखें कि ख़बरों में यही बातें हो रही हैं, तज्जियों में बातें हो रही हैं। कल भी हमने इस पर बात की, मजाक उड़ाने वाली बात है कि क्या ऐसा लगता है कि अंदर कोई जंग है जिसमें वो उसको एक वजन देना चाहते हैं डार साहब को, जो वजन शहबाज शरीफ साहब का है, शायद उन तक उनको उसके बराबर लाना चाहते हैं और इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता कि वो हरफन मौला बनने की कोशिश करते हैं। बट ठीक है, होगा, उनका कोई एक्सपर्टीज उनकी है, इकोनॉमिक अफेयर्स पर उनका वो है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता फॉरेन अफेयर्स का। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, अब फॉरेन ऑफिस चलाएगा वो एक सामने होंगे, चलो उसके तौर पर होंगे, सारा कुछ है। फिर अभी इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाकर ये समझ से बालातर है और ये आगे चलकर मेरे ख्याल में जो चीज़ें हो रही हैं, जो अंदर जो एक रसाकशी है कि जिसमें सदारत का ओहदा भी वापस मियां नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है और ऐसा लगता है कि वो ग्रुप जो हार गया है या बाहर बैठा हुआ है, उसके पास एक्टिविटी कुछ नहीं है, वो पार्टी अफेयर्स पर तवज्जो देकर चीज़ों को मजबूत करेंगे और इनको गवर्नमेंट के उसमें करेंगे। और शायद एक और लास्ट बात मैं कह दूं, शायद डार साहब को एक चेक के तौर पर बिठा दिया गया, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर काबीना में है तमाम चीज़ों से बाखबर रहेंगे, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का क्या उनसे काम लेना चाहते हैं, बहुत अगर खौफी है तो आने वाले दिनों में शायद पता चले आने वाले दिनों में। लेकिन एहतशाम साहब, नून से शीन अलग होने के मामले पे बात हो रही है और अब डार साहब की बात बड़ी बाज़गश हो रही है कि नहीं जी आईनी तौर पे ठीक है, नहीं है, क्या कहिए? देखिए, शहजादा जुल्फ़िकार ने भी बड़ी अहम बातें की हैं, इसकी बैकग्राउंड भी थोड़ी बताई है और लगारी साहब ने तो हमारा पूरा सियासी नक्शा खींच दिया फॉर्म पाकिस्तान का, और दानिश ने जिस अंदाज से इतना एलेबरेटली उन्होंने बता दिया कि जी आईनी और कानूनी पहलू क्या हैं, तो उस पर तो मैं नहीं बात करता, बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट मैं बात आपको बताऊँ गौर के सोचने वाली बात है कि इस वक्त ऐसा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। यानी नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं चाइना में और शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं सऊदी अरब में, और रात को 2 बजे इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहा जाता है कि आप नोटिफिकेशन निकालो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का इसहाक डार का। अब ये बातें सबको पता है कि पीपल्स पार्टी उनके वज़ीर ख़जाना बनाने पर एतराज़ कर रही थी, मुक़्तदर ने एतराज़ किया था, सारी दुनिया कह रही थी कि बड़ी तबाही फेरी है, उनको फाइनेंस मिनिस्टर ना बनाया जाए, उनके फॉरेन मिनिस्टर बनाने पे भी इतराज़ात थे, लेकिन कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को अकोमोडेट किया गया। अब सवाल यह है कि ऐसा करने के बाद क्या हुआ।
फैसल वाडा आप भी गौर जानते हैं, मेरे साथी सारे जानते हैं कि वो किसकी ज़ुबान बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा इसहाक डार को दे के ये डिस्टर्बेंस मोड जो है इसको ऑन कर दिया गया है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शायद शहबाज शरीफ साहब को नोटिफिकेशन किसी स्टेज पे वापस लेना पड़ जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सारे मामले को देखें कि ये नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा इन पर ट्रस्ट करते हैं। इस वक्त काबीना में जो सीनियर पोजीशन की अहमियत है वो बहुत है, वो है अपने क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद ये इसहाक डार साहब की पोजीशन नंबर 1 हो जाएगी कैबिनेट में। अब फैसला साजी में ये असरअंदाज हो सकते हैं। एक अब आगे चल के देखें जो नवाज शरीफ साहब का मसला है ना कि जिस तरह एंटी स्टैब्लिशमेंट का बयान है छिन गया, पीपल्स पार्टी PTI लेके उड़ गई, अब उनको समझ नहीं आ रही फॉर्म 47 के नारे इनके खिलाफ हरबल लगते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब वो एक तरफ तो ये मैसेज दे रहे हैं कि जी मैं जो फैसले करूंगा वही ठीक है, आप जिसको नहीं चाहते मैं उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना सकता हूं। दूसरा देखें वो 11 मई को वो मीटिंग उनके जनरल काउंसिल की होने जा रही है PMLN की, जहां पे कहा जा रहा है उनको बाकायदा सदर बना दिया जाएगा पार्टी का, तो वो बड़े फैसले करने में आज़ाद होंगे। अब मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त बड़ी वीक पोजीशन है ना, जो हम कहना चाहिए एम्बैरेसिंग पोजीशन है, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए वो फंस गए हैं। वो जिन मजबूरी में हुकूमत को चला रहे हैं उनको भाई साहब की बात सुननी पड़ रही है, एस्टैब्लिशमेंट को भी सुनना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है इस सारे मामले को इस तरह देखना चाहिए गौर कि इस वक्त मुल्क देखें वीट क्राइसिस का शिकार है। मुल्क में आप देख लें जिस अंदाज से सैलाबों ने मुसीबत डाली है, हम लोग जो है ना बंदर बांट में लगे हुए हैं कि ये वजीरों को ये बना दिया जाए वो बना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है मुल्क का सोचना चाहिए, हमारी सियासी जमातें हमारे इस वक्त रूलिंग क्लासेस ये नहीं सोच रही। वक्त की भी मौजूदा दौर में ज़रूरत है, लेकिन इस पर आगे बात होगी। लेकिन नाज़रीन अभी का वेलकम बैक नाज़रीन। और भारतीय अक़लियत मोदी की इंतहा पसंदाना सोच और हिंदुत्व नज़रिए से सख्त तंग आ चुकी है। यही वजह है कि सिख बिरादरी की खालिस्तान तहरीक भी जोर पकड़ती जा रही है। अब चूंकि कनाडा में सिख बिरादरी की एक बड़ी तादाद है, बस्ती है, इसलिए कनाडा में खालिस्तान तहरीक ने जोर पकड़ लिया है। गुज़िश्ता रोज़ कनाडा में खालिसा डे या बैसाखी की तकरीब में सिख बिरादरी ने अपनी अलहदा वतन के हक़ में और भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। जबकि अहम यह कि तकरीब की खास बात यह थी कि इसमें कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और अपोजिशन लीडर ने भी शिरकत की है। इस तमाम सूरत हाल पे लाहौरी साहब आप किस तरह से समझते हैं कि जो मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज़ है इसका क्या अंजाम देख रहे हैं और खालिस्तान तहरीक का क्या मुस्तकबिल है? मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का बहुत ही अहम वाक़या है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने खालिस्तान मूवमेंट की एक उसमें प्रोग्राम में शिरकत की है। तो मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा वाक़या कहता हूँ। ये हमारे जो इस सदी का आगाज़ हुआ है, अब जिसके 24 साल गुजरे हैं, उसमें मुझे ये अहम वाक़या नज़र आता है। अगर इसी तरह था एक वाक़या कनाडा में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, बरतानिया में, किसी जगह पर भी अगर कश्मीर के मौजू पर कोई इस तरह की बात हो रही हो, अलग आज़ाद कश्मीर के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए ऐसी कुछ बात हो रही हो और कोई भी इंटरनेशनल लीडर इसमें शिरकत करे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी और मंजिल अचीव होगी। और मोदी जो है वो बहरहाल उन इलाकों पर राज नहीं कर सकता जहाँ पर उनकी आबादी नहीं है। मेरे ख्याल में सिखों ने फैसला कर लिया है कि वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे मोदी को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह कश्मीरी भी उनको तस्लीम नहीं करते हैं। और फिर ये जो आगे तक चला जाएगा कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आगे भी जाने सारे जो हैं, आप क्या समझते हैं खालिस्तान तहरीक का क्या मुस्तकबिल है आने वाले दिनों में? देखें आज इनका इतना बड़ा फंक्शन करने के बाद जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि उनके प्राइम मिनिस्टर्स में शामिल हुए हैं जस्टिन ट्रूडो भी, तो मुझे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में सिखों के लिए खालिस्तान की तहरीक बड़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है। और ये भारत पे जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव बढ़ेगा कि ये जो दोगली पॉलिसी इख्तियार की है जमहूरियत के सो कॉल्ड नाम पर, ये जितनी आप देख लें उनकी सिखों हिंदुओं के अलावा कम्युनिटीज़ हैं, चाहे सिख हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनके खिलाफ जो कर रहे हैं, एक चेहरा उनका बदनुमा चेहरा जमहूरियत के नाम पे लोगों को जो है ना अब देखने को मिल रहा है। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप भी जिस तरह खड़े हो रहे हैं ना, अमेरिका हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ है कि जो ट्रूडो ने कहा उसके साथ खड़े हो गए अमेरिकन, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं। आपने देखा जो उन्होंने पकड़ा है, जो एक सिख को अमेरिका में मारने की कोशिश की थी, अमेरिकन ने कहा कि हाँ हमें बाकायदा इतलात मिली है कि इसके पीछे जो है ना रॉ मौजूद है। वो तो हिंदुस्तान को इस पर बड़ी तकलीफ। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में दुनिया में तहरीक है उसमें कश्मीर पर भी इस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सही। लेकिन डॉक्टर साहब आप समझते हैं खालिस्तान तहरीक जिस तरह से जोर पकड़ती दिखाई देती है मोदी सरकार के लिए नुकसानदेह होने वाले?
देखिए, मैं एक बड़ी हिस्ट्री आपके सामने छोटी सी रख देता हूँ। पहले तो ये आपने बता दिया कि कनाडा में बैसाखी की तकरीब मनाई गई जिसमें उनके वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर भी आए। देखिए, कनाडा वो जगह है जो भारत के बाद सबसे ज़्यादा सिख वहाँ रहते हैं। कनाडा की खालिस्तान तहरीक जो है वो नामवर लीडर को भी, जो हरदीप सिंह थे, उनको कत्ल किया गया था, याद है, जिसके ऊपर कनाडा और भारत के सफ़ीर को अलग कर दिया गया था और बड़ी इसमें चौगमोइयाँ हुई थी और बड़ी प्रेशर आया था। भारत की सिखों की जो आपके जब मुसल्लह जद्दोजहद थी, जो गोल्डन टेम्पल वाक़या आपको पता है और सरी दरबार वाक़या है, उसके बाद इनकी मुसल्लह जो आपके जद्दोजहद थी वो ख़त्म हुई थी। लेकिन खालिस्तान का लफ्ज़ पहली बार 1940 में सामने आया जब डॉक्टर वीर सिंह ने एक पम्फलेट में इस्तेमाल किया। अकाली दल के इज्तिमा ने 1966 में लसानी बुनियादों को खुद मुख्तारी का मुतालबा किया। 1970 की दहाई में बाकायदा खालिस्तान आज़ाद मुल्क का मुतालबा किया गया। खालिस्तान का बड़ा मुतालबा 1989 को यूनिसेफ फ्रंट पैंथिक कमेटी में किया गया। खालिस्तान का मुतालबा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में मुसलसल हो रहा है और सिख और जस्टिस तंजीम 2007 बिल्कुल ये मुतालबा दोहराया जा रहा है जो कि अब जोर भी खालिस्तान तहरीक। लेकिन फिलवक्त के लिए मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।